हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिवस स्वप्न की अगली कड़ी में। और आज हम जानेंगे कि उस कहानी में आगे क्या हुआ। एक दिन हाई स्कूल से मैं एक दूरबीन लाया। उसमें मैंने लड़कों को बताया कि दूर की वस्तुएं किस तरह नजदीक दिखती हैं। लड़कों को बहुत आश्चर्य हुआ। दिन भर वे बारी बारी से दूरबीन को आंखों पर लगाए ही रहे। रात को ग्रहों और तारों को देखने वाला टेलीस्कोप ले आया। मेरा मित्र बोला, तू भी बड़ा खटपटी है। मेरे साला के साथी अध्यापक ज्यादातर तो ऐसे प्रसंग पर मेरे साथ ही रहते। मेरी निंदा करना छोड़कर वे मुझसे कुछ सीखने के लिए अभिमुख हुए थे। बड़े साहब ने उनको अनुमति दे दी थी कि वे सब प्रति सप्ताह 1 घंटा मेरी कक्षा में आए और देखें कि मैं कैसे काम करता हूँ। रात को मैंने विद्यार्थियों को चंद्रमा और तारे दिखाए। वे आश्चर्य से ओहो हो करने लगे। चंद्रमा दिखाते दिखाते मैंने बात छेड़ी, उस चांद में जो चरखा चलाती बुढ़िया और बकरी दिखती है, वास्तव में वे चांद की सतह पर विशाल खाइयां और पहाड़ हैं और वहां इतनी ठंड है कि कोई मनुष्य नहीं है। लड़के मेरी तरफ देखते रहे। मैंने कहा, हम जहाँ रहते हैं यह धरती और वह चंद्रमा दोनों बहनें हैं और इनके पिता हैं सूरज। विद्यार्थी और भी अचंभे से मेरी तरफ देखने लगे। एक लड़के ने पूछा, यह कहानी किस पुस्तक में है? मैंने कहा, यह कहानी नहीं, सच्ची बात है। लड़के बोले, हो ही नहीं सकती। मैंने कहा, ऐसा ही है। फौरन मैंने सूर्य में से पृथ्वी कैसे बनी यह बात शुरू कर दी और यह बात विद्यार्थियों ने ग्रहण की। दिन पर दिन बीतते गए। मैं उन्हें आगे से आगे बताता गया कि पृथ्वी की सतह ठंडी कैसे हुई, खड्डे और पहाड़ कैसे बने, तालाब और नदियां कैसे बनी, शैवाल, जल जंतु, मछलियां, मेढक, जल स्थल प्राणी, जंगल और जंगली मानव और जंगल में से धीरे धीरे आज का मनुष्य कैसे बना। ये कहानी बड़ी अद्भुत थी। लड़के बड़ी एकाग्रता से उसे सुनते थे। हेडमास्टर जी उस कहानी को सुनने के लिए 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी वहां भेजते थे। एक दिन मैं पृथ्वी का गोला लाया और बोला, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये सारी चीजें इस पृथ्वी पर कैसे हुई। तब मैंने यह बताया कि पानी और जमीन कहाँ है, काले लोग और गोरे लोग कहाँ हैं, पीले लोग और लाल रंग वाले कहाँ हैं, ठिंगने और लंबे लोग कहाँ हैं। इसके बाद मैंने पृथ्वी के प्राकृतिक भाग और उनके नाम बताए। तब मैंने उन्हें बताया कि हम एशिया के निवासी हैं। एशिया में यह हिंदुस्तान दिख रहा है। हिंदुस्तान में यह दिखाई दे रहा है काठी लोगों का काठियावाड़, और काठियावाड़ में यह भावनगर है। मैंने लड़कों से कहा, यह लो पृथ्वी का गोला और उस बक्से में से नक्शे निकालो। इस गोले पर ढूंढ कर बताओ कि वे कहाँ कहाँ हैं। सही जगह ढूंढो। मैं लड़कों को रोजाना नक्शों व गोले में कुछ न कुछ नया ढूंढ कर बताने को कहने लगा। मैं बोला, तुमने आज तक जो जो गांव देखे हों उन्हें ढूंढ निकालो। वहाँ किन किन रास्तों से जा सकते हैं यह देखो। रास्ते में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं और कौन कौन से गांव आते हैं यह भी देखो। एक तरीका तो यही हो गया। दूसरी तरफ चूंकि मैं अफ्रीका की यात्रा कर आया था, इसलिए अफ्रीका का नक्शा सामने रखकर मैं बच्चों के सामने अफ्रीका की बातें करने लगा। मैंने विक्टोरिया, नियाग्रा, टांगानिका, जाम्बेजी नील और अफ्रीकी शेरों, हाथियों और वहाँ के लोगों, मसाई और कोविरोंडो की बातें बताई। फिर एक दिन मैंने कहा, इन हमारे आसपास रहने वाले कोली, कुम्हार, भरवाड़, रेबारी आदि को तो देखने चलो। यूँ कहकर उस दृष्टि से मैंने विद्यार्थियों के साथ गांवों में, सरहद पर, नदी किनारे, पर्वत पर कुछ प्रवास आयोजित किए और उन्हें भूतकाल के अध्ययन की तरफ अभिमुख किया। तब मैंने बालकों के लिए भूगोल का एक वाचनालय बनाने का विचार किया, पर वैसी सुंदर प्रवासों की पुस्तकें मुझे अपनी भाषा में नहीं मिली। जो मिली वे उन्हें पढ़ने को दी और कहा, पुस्तकें पढ़ते जाओ और नक्शे देखते चलो। आदमी कहाँ से कहाँ जाता है यह देखो और इसके साथ घूमो। प्रवास के ग्रंथ विद्यार्थियों को पढ़ने अच्छे लगते हैं। 2-1 छात्रों को काठियावाड़ सर्व संग्रह में बड़ा मजा आया। वे नक्शे में से एक गांव चुनते और उसका विवरण सर्व संग्रह में पढ़ते। इस प्रकार वे कितनी ही जाने अनजाने गांवों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करते। रविशंकर रावल के चित्रों ने अहमदाबाद का अच्छा खासा परिचय कराया। प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थल के वैसे चित्र एल्बम होते तो अच्छा होता। एक दिन रविशंकर रावल आए।
उनके पास मद्रास के दृश्यों की एक फिल्म थी, वह मैंने बालकों को दिखाई। सिनेमा नुकसान करता है, पर दूसरी तरफ शिक्षण के अनमोल साधन के रूप में वह सेवा प्रदान करता है। दूर दूर के दृश्यों को हूबहू बताने से बालकों की भौगोलिक रुचि बढ़ने लगती है। सीजर सिगरेट की तास मेरे हाथ लगी थी, उसमें देश देशांतर के लोगों के चित्र थे। वे चित्र मैंने बालकों के सामने देखने को रख दिए। मेरा उद्देश्य उनको पूरे विश्व का ज्ञान कराना नहीं था, न ऐसी इच्छा थी कि उनको वह सब याद रहे, मात्र उनको यह ज्ञान हो जाए कि दुनिया इतनी विशाल है, उसमें दर्शनीय बहुत हैं और उन्हें देखने के साधन ये हैं। बस एक और खेल भी शुरू किया, नाम रखा आओ हम यात्रा को निकले। भावनगर से अहमदाबाद, द्वारका, मुंबई, हिमालय, विलायत यूं घूमने निकलते। तब कैसे रवाना होना, किन किन गाड़ियों में बैठना, कहाँ कहाँ गाड़ी बदलनी, क्या क्या देखने जाना है, कितने दिनों में कितना प्रवास होगा, किन किन लोगों से मिलना है, क्या क्या खरीदना है, इन बातों पर विचार करते। खर्चे का सही सही अंदाजा लगाते और शहरों की गाइडें देखकर प्रवास में दर्शनीय स्थल नोट कर लेते और भूगोल में वर्णित वस्तुएं पढ़कर जो खरीदना हो उसे तय कर लेते, मानो सचमुच यात्रा पर निकले हों। इस तरह सारी बातों का अध्ययन करते। यह अध्ययन भूगोल समझने की विधि के एक उदाहरण के बतौर में करता, बाकी बातें विद्यार्थियों पर छोड़ देता। कई बार नक्शे पर यह खोज निकालते कि दियासलाई की पेटी कहाँ से आई है। कई बार यहाँ की उगी हुई रुई विलायत किस रास्ते से जाती है, यह जानने के लिए कल्पना में रुई की गांठ पर बैठकर चलते। कभी बाजार में घूमने जाते और एक दुकान में कौन कौन से देश और गांव आ बैठे हैं इसका पता लगाते। कभी नदियों के नामों की तो कभी पर्वतों के नामों की, कभी देशों के तो कभी शहरों के नामों की। इस तरह भौगोलिक वस्तुओं की और भौगोलिक स्थलों के नामों की अंताक्षरी करते। चित्रकला में विद्यार्थी पेड़ के चित्र की तरह नक्शे चित्रित करने में रुचि लेते और अपने बनाए हुए नक्शों में अपने देखे पढ़े सुने हुए गांव, नदियां व पहाड़ चित्रित करते। साथ ही और अधिक सूचनाएं भरने के लिए भूगोल की पुस्तक पढ़ते कि नए गांव कौन कौन से हैं और कहां कहां हैं। इस तरह हमारा भूगोल का शिक्षण चलता था। मेरे साथी अध्यापकों ने एक दिन मुझसे कहा, भाई आप ये जो पढ़ाते हो उसे यदि हम पढ़ाना भी चाहें तो इतने सारे तथ्य कहाँ से इकट्ठा करें, इस तरह हमें भूगोल की बातें करना नहीं आता। मैंने कहा, भाई यह भी आ जाएगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हम में थोड़ा उत्साह होना चाहिए और अगर उत्साह है तो सब कुछ संभव है। तो ये थी दिवा स्वप्न की आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद